नमस्कार साथियों, चलिए आज हम लोग पुनः अपने सीधे विषय पर आते हैं। जो सीड टेक्नोलॉजी का सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था। सीड क्या है, सीड और ग्रेन में अंतर क्या है, इंडियन सीड इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, सीड लेजिस्लेशन क्या है, ओपी सीड क्या है, ओपी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, सीड डायमेंसी क्या है, हाइब्रिड सीड क्या है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो बात करेंगे सीड टेस्टिंग क्या है। दोस्तों, आप जानते हो कि कोई भी सीड एक ऐसा इनपुट है जो इसको आप मार्केट में लाने जाते हो, और सीड गवर्न होता है तमाम सीड लेजिस्लेशन से, इंटरनेशनल आईएसटीए के रेगुलेशन से, आईएसटीए इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के रेगुलेशन से। तो वो रेगुलेशन चाहे आईएसटीए का हो या गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन से, उसके मानक का आपका सीड पूरा करता है कि नहीं करता, इसको आप कैसे जाने। इसके लिए आवश्यक है अपने सीड लॉट को टेस्ट कराएं, तभी मार्केट में लाएं, क्योंकि सर्टेन पैरामीटर्स को सीड के टैग के ऊपर आपको देने होते हैं। ये लेजिस्लेशन की अनिवार्यता है। अब तो समझ गए कि सीड की टेस्टिंग क्यों आवश्यक है। अब जब सीड की टेस्टिंग आवश्यक समझ में आया तो स्टैंडर्ड की बात हो गई कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो टाइप ऑफ सीड पर आधारित है। आप सर्टिफाइड सीड पैदा कर रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड अलग है, फाउंडेशन सीड पैदा कर रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड अलग है, ब्रीडर सीड जो साइंटिफिक कम्युनिटी पैदा करती है उसका स्टैंडर्ड अलग है। आईएसटीए जो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सीड को लेकर जा रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, तो आईएसटीए के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मेथोडोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं और पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करने होते हैं। लेकिन अब एक किसान के रूप में, एक ग्रोअर के रूप में, ये चाहे वो फार्मर ग्रुप, कई बार फेडरेशन बहुत सारे हैं जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सीड तो कोई 1 केजी या 1 क्विंटल में तो होता नहीं है, वो तो टन में होता है। 200 टन, 50 टन, 1000 टन। तो 1000 टन या 200 टन या 50 टन की टेस्टिंग कैसे कराए किसान। तो इसके लिए आवश्यक है, सबसे पहला स्टेप है कि जो सीड लाट है आपके पास, चाहे 20 क्विंटल का लाट है या 20 टन का लाट है, उससे आप सैंपलिंग करें, क्योंकि सैंपल का ही टेस्टिंग होगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल विड्रॉ करना है या सैंपलिंग करनी होगी। सैंपलिंग से आप सैंपल विड्रॉ करते हैं। अब जो सैंपल होगा, चूंकि ये 20 क्विंटल का सैंपल होगा जो कुछ ग्राम में होगा, जो फाइनल लाइव को जाएगा वो कुछ ग्राम होगा, हो सकता है 1000 ग्राम यानी 1 केजी हो या 1 केजी से कम भी हो। तो 20 क्विंटल से 1 केजी ड्रा करना, अगर बहुत आप प्रॉपर नहीं ड्रा करोगे तो वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। तो जो सैंपल के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो पूरे लाट का, आपका 1 केजी जो सीड का लास्ट सैंपल जो आपने सबमिट किया, वो पूरे लाट का रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधित्व करे। अब प्रतिनिधित्व कब करेगा, जो वो दूसरी गुण होगा उसमें होमोजीनियस होगा, यानी उसमें एक समानता होगी। तो जो भी सैंपल होगी वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और होमोजीनियस होती चाहिए। ये तो थ्योरेटिकल बात हुई। ये दोनों पैरामीटर को पूरा करने के लिए क्या किसान करे, क्या मेथोडोलॉजी ग्रोअर अपनाए, एक सीड प्रोड्यूसर अपनाए। तो पहला क्या कहते हैं कि जब भी आप सीड की सैंपलिंग करें तो रैंडम करें। मतलब आपका जो लॉट है ना, उस लॉट से आप जानबूझकर किसी एक लोकेशन से सैंपल ना उठाएं, एट रैंडम उठाएं, पूरे चारों कॉर्नर, बीच में, दाएं बाएं, हर डायरेक्शन में, ताकि हर लॉट के हर हिस्से का रिप्रेजेंटेटिव आपके सैंपल में इकट्ठा हो सके। और देन उसको मिक्स करें, डिवाइड करें, मिक्स करें, डिवाइड करें। ऐसा करने से होमोजीनियसिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस बढ़ेगी। इस काम को करने के लिए, चूंकि सैंपल आपने जब ड्रा कर लिया तो उसको बार बार डिवाइड करना है और मिक्स करना है। इसके लिए आप मैकेनिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सैंपल को क्या करना है, आपको मिक्स करना है और डिवाइड करना है। ताकि आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए वो मिल सके।
इसके लिए आप जो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में मिल जाते हैं, मैकेनिकल डिवाइडर भी मिल जाते हैं। वो मैकेनिकल डिवाइडर आपको, मैकेनिकल जो है डिवाइडर जो होते हैं वो जिसमें आप सीड डालते हैं तो वो मिक्स करते हुए दो हिस्से में बांट देता है। जितने बार आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी आने तक, जितने आपको बार बार उस मशीन में आपको मैकेनिकल डिवाइडर में सीड को डालने होगा और वो बार बार हाफ कर देगा, मिक्स करके हाफ करेगा, मिक्स करके हाफ करेगा। इस तरह से रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि जिस मैकेनिकल डिवाइडर में है तो क्या करें, मैनुअल मेथड से भी आप सीड को मिक्सिंग एंड डिवाइडिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें मिटा दें इधर से, आप नोट करते रहिए थोड़ा जल्दी जल्दी। आपने क्या किया, सीड लाट से बहुत सारे सैंपल आपने इकट्ठा किया, हर कॉर्नर हर डायरेक्शन से। तो क्या हो गया आपका, और सारे जो सैंपल आपने इकट्ठा किया, इन सारे सैंपल को क्या किया, अच्छी तरीके से मिक्स करके एक सैंपल बना दिया। इस सैंपल को, चूंकि ये सैंपल हो सकता है कि आपको कुछ किलोग्राम में चला जाए, 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम हो, और लैब को जाना है 1 किलोग्राम या लेस देन 1 किलोग्राम। तो फिर जब अच्छी तरीके से मिक्स करिए तो इसको दो हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। फिर एक हिस्से को अच्छी तरीके से मिक्स करिए, फिर इस एक हिस्से को दो हिस्से में डिवाइड करिए। इस हिस्से को भी जो आधा हिस्सा है इसे अच्छी तरीके से पुनः मिक्स करिए और दो हिस्से में डिवाइड कर दीजिए। अब जो 4 हिस्सा बन गया, 1 का 2, पहले 1 बनाया, 1 का 2 बनाया, 2 का 4 बनाया। फिर इसको हाफ अच्छी तरीके से पहले मिक्स करिए और देन 2 में डिवाइड कर दीजिए। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 में डिवाइड कर दीजिए। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करिए, 2 में डिवाइड करिए, अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 में डिवाइड। यानी क्या बना, जो एक सैंपल लाट था, एक माउंट था, वो माउंट डिवाइड होकर कितने बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब इसको 8 को एक लाइन में अरेंज कर दीजिए और फर्स्ट अल्टरनेटिवली फर्स्ट ले लीजिए, थर्ड ले लीजिए, फिफ्थ ले लीजिए, इसको देन इसको ले लीजिए। तो क्या हुआ, जो 8 माउंट स्मॉल माउंट थे उसे से आपने 4 माउंट ले लिया। इस तरह से हाफ कर दिया आपने। और जो बेसिक कंसेप्ट था कि होमोजेनिसिटी एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस का थ्योरी इसमें मिलेगी। लेकिन हो सकता है आप फिर क्या करेंगे, इन चारों को फिर उठाइए, फिर मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स करिए, फिर 2 हाफ में डिवाइड करिए। इस प्रैक्टिस को तब तक ले चले जब तक आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल ना मिल जाए जो आपको लैब को सबमिट करना है। तो दोस्तों, सैंपलिंग, मिक्सिंग एंड डिवाइडिंग अप टू सैंपल रिक्वायरमेंट की प्रक्रिया यही रहेगी। अब बात आती है मैनुअल की। हमने मैनुअल की पूरी प्रोसेस आपको बता दी। ये जो सैंपल आप ड्रा करते हो, अगर सैंपल को डिफरेंट कैटेगरी की बात करें तो जो हम इसमें आपको फोटो के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। जो आपका सीड लाट था, सीड लाट से आपने जो भी सैंपल, मैंने कहा ना कि जो सीड लाट होगी उसके डिफरेंट लोकेशन से आप सैंपल विड्रॉ करेंगे। तो जो सीड लाट से डिफरेंट सैंपल विड्रॉ किया आपने, इस सारे को कहते हैं प्राइमरी सैंपल। और ये प्राइमरी सैंपल को मिक्स किया। प्राइमरी सैंपल को क्या किया, ये जो हो गया, ये तो जो है अच्छा, एक चीज और जानने की बात है, जो ओरिजिनल स्मॉल सैंपल हो तो प्राइमरी सैंपल है, लेकिन ये प्राइमरी सैंपल ये किस पर डिपेंड करता है, कितना लेना है, क्या 5 लेना है, 10 लेना है या कितना लेना है, ये निर्भर करता है लाट साइज पर। और लाट में भी लाट क्या लाट है या बैग में पैक्ड है। अगर बैग में पैक्ड है तो दूसरा मानक है, अगर लाट है तो उसका दूसरा मानक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 बैग तक आपका सीड है, किसी 5 बोरे में भरा हुआ सीड है, तो कम से कम प्रत्येक बैग से एक सैंपल, नॉट लेस देन 5 सैंपल। यानी 5 बैग है तो एक सब में भी, अगर 4 बैग है तब कितने सैंपल होंगे, तब भी 5 सैंपल होंगे। तो दोस्तों, अगर लाट है 5 क्विंटल का लाट है तो कम से कम 5 प्राइमरी सैंपल लेना होगा। अगर
200 क्विंटल का लाट है, मोर देन 200 क्विंटल का लाट है, तब कितने होंगे? तब आपके होंगे नॉट लेस देन 40 सैंपल, मतलब इससे ज्यादा ही आपको प्राइमरी सैंपल लेने होंगे। तो जो प्राइमरी सैंपल है ये बेसिकली डिपेंड करता है किस पर? साइज ऑफ सीड लॉट। अब जो प्राइमरी सैंपल आपने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आपने ड्रा कर लिया, तो इसको मिक्स करके क्या बना दिया आपने? कंपोजिट सैंपल। ठीक हो गया। तो कंपोजिट सैंपल क्या? दैट इज द कंबाइनिंग एंड मिक्सिंग ऑफ ऑल प्राइमरी सैंपल एंड सब डिवीजन, और उसको डिवाइड करते रहना कंपोजिट सैंपल है। और जब ये कंपोजिट सैंपल को सब डिवीजन करते रहे, कब तक करते रहते हैं? जब तक उसी कंपोजिट सैंपल सबमिटेड सैंपल, यानी लैब को जो सैंपल आप सबमिट करते हैं फॉर व्हाट? टेस्टिंग के लिए, जर्मिनेशन टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट, वाइबिलिटी टेस्ट, तो वो जो साइज है हर क्रॉप की फिक्स है, यानी सैंपल सबमिटेड टू द लैब इज नोन एज सबमिटेड सैंपल। अब ये सबमिटेड सैंपल किस पर डिपेंड करता है? क्रॉप ऑफ लॉट ऑफ सीड, कौन सी क्रॉप है और कितनी मात्रा में उसके सीड है जिसकी सैंपलिंग आपने किया है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपने पैडी का 20 क्विंटल का लॉट है और 20 क्विंटल का लॉट है, तो कितने आप ग्राम लैब को जाएगा? आप ही बताओ। लैब को जाएगा 400 ग्राम। लेकिन अगर व्हीट है, कितना? 20 क्विंटल का लॉट है, तब कितना जाएगा? 1000 ग्राम। मेज का 40 क्विंटल का लॉट है, तब भी जाएगा 1000 ग्राम। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए, आप अनुमान लगाइए 40 क्विंटल से आपको प्राइमरी से कंपोजिट से लाना है सबमिटेड सैंपल 1 kg तक। तो इस तरह से सबमिटेड सैंपल आप जो लैब को सबमिट करते हो, ये जो लैब को आप सबमिट करते हो, लैब पूरे सैंपल का टेस्ट नहीं करती है। हर पैरामीटर टेस्ट करने के लिए क्वांटिटी फिक्स है। मॉइस्चर टेस्ट करना होता है अलग क्वांटिटी है, अगर उसे जर्मिनेशन टेस्ट करना होगा तो अलग क्वांटिटी है। तो जो सबमिटेड सैंपल लैब को आपने दिया, उसमें से जितना क्वांटिटी लैब टेस्टिंग के लिए यूज करती है, उसको कहते हैं वर्किंग सैंपल। और वर्किंग सैंपल जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? क्रॉप, लॉट साइज एंड टेस्ट। मैंने कहा ना, टेस्ट पे भी निर्भर करता है, और क्रॉप और लॉट साइज पे भी निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्योरिटी टेस्ट करने जा रहे हैं, प्योरिटी टेस्ट, तो जब प्योरिटी टेस्ट करने जा रहे हैं तो पैडी के 40 ग्राम सीड चाहिए। जो आपने सैंपल, जो सबमिटेड सैंपल है, उसे 40 ग्राम सीड ही पैडी का जाएगा प्योरिटी टेस्ट करने का। व्हीट का 120 ग्राम, मेज का 900 ग्राम सीड प्योरिटी टेस्ट के लिए जाएगा। तो दोस्तों, मैंने बात करी कंपोजिट से सबमिटेड सैंपल, और सबमिटेड से वर्किंग सैंपल निकलता है। वो भी जैसे वर्किंग सैंपल निकाला गया मॉइस्चर टेस्ट के लिए, वर्किंग सैंपल हो सकता है प्योरिटी टेस्ट के लिए। फिर जो प्योरिटी टेस्ट है, उसे जो प्योर सीड निकलेगा और डेब्रिस या अदर वीट सीड निकलेगी, उसको छोड़ दिया है, तो जो प्योर सीड है उससे यूज होगा जर्मिनेशन टेस्ट। यानी ये सारी वर्किंग सैंपल का काम है। तो हमने टाइप ऑफ जो सैंपल की डिटेल में बात करी। अब बात करते हैं हम टेस्ट की। अभी तक तो हमने टेस्ट के लिए सैंपल कैसे तैयार करें और कितने मात्रा में सैंपल लैब को भेजी जाती है, वो किस बातों पर निर्भर करती है, इस पर चर्चा किया। और कितने तरह के सैंपल होते हैं, सैंपलिंग की मेथोडोलॉजी क्या है, सैंपलिंग को डिवाइड और सब डिवाइड कर सबमिटेड सैंपल तक कैसे पहुंचे। अब आती है, फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्यूरिटी टेस्ट। फिजिकल प्यूरिटी टेस्ट क्या है? देखिए, आप जो सीड ग्रो करते हैं, फाइनली उसको विनोइंग करके साफ सुथरा करके, उसके बावजूद भी तमाम आप क्लीनिंग एंड प्रक्रियाओं के गुजारने के बाद भी सीड में कुछ ना कुछ प्योर सीड के अतिरिक्त रह जाती है। वो क्या हो सकता है? एक जो सीड आप लैब को सबमिट करते हो, उसके मेनली 4 कंपोनेंट हो सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 कंपोनेंट है। पहला क्या होगा? प्योर सीड। दूसरा क्या होगा? वीड सीड। तीसरा क्या होगा?
आप भी कुछ बताओ। तीसरा अदर क्रॉप सीड, अदर क्रॉप सीड। लास्ट वन दैट इज इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल मतलब स्ट्रा हो गया, डस्ट हो गया, स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, कुछ भी हो सकता है। यानी 4 कंपोनेंट निकले। अगर आईएसटीए के हिसाब से देखें तो आईएसटीए को प्योर सीड, वीड सीड एंड अदर क्रॉप सीड को वे अदर सीड के रूप में देखते हैं और इनर्ट मैटर के रूप में देखते हैं। तो आईएसटीए 3 कंपोनेंट का आईएसटीए में जो है स्टैंडर्ड फिक्स है। लेकिन पैडी की केस में अदर डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी का भी कंपोनेंट एक होता है। यानी अगर पैडी का जब आप प्योरिटी टेस्ट करते हो तो उसमें अदर डिस्टिंग्विशेबल वैरायटी सीड का भी हम परसेंटेज निकालते हैं। और ये काम करने के लिए जो प्योरिटी टेस्ट है, फिजिकल प्योरिटी टेस्ट, इसके लिए हम क्या इसके लिए प्योरिटी वर्क बोर्ड यूज करते हैं। इस प्योरिटी वर्क बोर्ड से जो हमने वर्किंग सैंपल लिया था, उस वर्किंग सैंपल से इतने सारे सीड को अलग करते हैं कि जो हमने वर्किंग सैंपल लिया था उसमें प्योर सीड कितना है, कितने ग्राम हुआ, दूसरा वीड सीड कितने ग्राम हुआ, तीसरा अदर क्रॉप सीड कितने ग्राम हुआ, चौथा इनर्ट मैटर जो है वो कितने ग्राम हुआ। देन इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम परसेंट निकाल लेते हैं। अगर प्योर सीड का परसेंट निकालना हुआ क्या हुआ, तो परसेंट ऑफ प्योर सीड इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सीड डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ ऑल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो जिसका आप निकालना चाहते हैं, वीट सीड निकालना चाहते हैं, तो वीट सीड परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ वीट सीड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ ऑल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस फार्मूला के साथ चूंकि प्योरिटी को हमेशा परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरह से प्योरिटी का अपने टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट टेस्टिंग क्या है, वो है आपने, अगर मैं उसमें फोटोग्राफ में दिखाऊं, अगर हमारे साथी दिखाएं, तो देखिए इस तरह से जब ये किसी बैग का जिसमें सीड पैक्ड है उसका एक फोटोग्राफ आपके सामने देखिए। देखिए फिजिकल प्योरिटी मिनिमम 98%, इनर्ट मैटर 2%। ये एज पर लेजिस्लेशन आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको अपने बैग के ऊपर लिखना ही होता है आपको। तो देखिए इसमें इन्होंने फिजिकल प्योरिटी टेस्ट और इनर्ट मैटर मैक्सिमम 6% मिनिमम, और इसमें जो प्योरिटी 98% इन्होंने कोट किया हुआ है। दोस्तों अब आती है जर्मिनेशन टेस्ट। जो सीड आपने फाइनली लैब को भेजा है उसमें कितना सीड जर्मिनेट कर रहा है। तो ये जो जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं, जैसे इसमें देखिए जर्मिनेशन का भी, जर्मिनेशन मिनिमम 70%, मतलब ये बैग का जो सीड होगा 70% वो जर्मिनेट होना ही है उसको, एज पर कंपनी लैब रिपोर्ट। तो जर्मिनेशन टेस्ट किस कंपोनेंट से करते हैं, जब आप फिजिकल प्योरिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें एक कंपोनेंट निकला प्योर सीड का। जो प्योर सीड था इस कंपोनेंट का यूज करते हैं हम जर्मिनेशन टेस्ट के लिए। जर्मिनेशन टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मॉइस्चर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, और थर्ड वन सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके और जो एक टाइप मीडियम, सीड के लिए मीडियम का काम कर सके। मीडियम के हिसाब से जो सीड जर्मिनेशन टेस्ट है उसको हम कह सकते हैं 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। टीपी मेथड, टीपी मेथड, एमपी मेथड, टीपी मेथड, टॉप ऑफ पेपर। इसमें जैसे पेट्री डिश होता है हमारा, इस पेट्री डिश में हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा मॉइस्ट फिल्टर या
ब्लॉटिंग पेपर को हम लेते हैं और उसको मॉइस्ट ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर सीड को हम रखकर इंक्यूबेटर में, जो जर्मिनेशन इंक्यूबेटर है उसमें रख देते हैं। देखिए ये टॉप पेपर है, टॉप पेपर मेथड है। सिंपली इसमें ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर यूज करते हैं। ये थोड़े छोटे लेवल पर ये टेस्ट होता है। दूसरा है एमपी मेथड, बिटवीन द पेपर। इसमें क्या करते हैं कि बिटवीन द पेपर में दोस्तों एक जर्मिनेशन पेपर भी आते हैं, जिसको जर्मिनेशन टॉवेल पेपर भी कहते हैं। ये ब्राउन कलर के पेपर होते हैं और इसमें क्या करते हैं, एज पर पूरी रो होती है तो उसमें हम एक सर्टेन साइज को लेकर वो दोनों दो पेपर लेते हैं, दोनों को पहले मॉइस्ट कर देते हैं। मॉइस्ट करने के बाद एक पेपर के ऊपर शीट को प्रॉपर्ली अरेंज कर देते हैं, बिन दूसरे पेपर से हम ढक देते हैं। तो क्या होगा, बिटवीन द, ये हो गया बिटवीन द पेपर मेथड। अब बिटवीन द पेपर मेथड ढकने के बाद क्या करते हैं, उसको हम पेपर को रोल करते हैं जस्ट लाइक टॉवेल। इसे तो कुछ लोग इसको टॉवेल टेस्ट भी कहते हैं। अब फिर वो जो टॉवेल लुक का जो देखिए वो आपका बिटवीन द पेपर का रोल्ड टॉवेल। और जो रोल्ड जो है पेपर है उसको अपराइट ही रखा जाता है, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखा जाता, वर्टिकल शेप में रखा जाता है और इसको जर्मिनेशन कैबिनेट में रख देते हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम, चूंकि इसमें मॉइस्चर है, टेम्परेचर राइज पर रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके बाद ये जर्मिनेट करता है और जब जर्मिनेट करता है तो उसे काउंट करते हैं। लास्ट में सैंड, सैंड को भी सबस्ट्रेटा के रूप में यूज किया जाता है। तो सैंड को, अगर आप बहुत पुराने लोगों से कभी आपने बात किया हो, गांव में मैंने तो देखा है, लोग गोबर को, जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर को यूज करते थे, एक गोबर से कटोरीनुमा शेप बनाते थे और उसमें खासतौर पर व्हीट में मैंने देखा कि व्हीट की जर्मिनेशन टेस्ट लोग करते थे और उसमें सीड के 20 सीड रख दी और फिर उसी गोबर को एक उस बाउल का कटोरी के ऊपर से ढक्कन बनाकर और घर के किसी ऐसे कॉर्नर पर जहां पर थोड़ी नमी, जिस डायरेक्ट धूप भी ना आ रही हो और नमी बनी रहे, गर्मी बनी रहे, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो हटा कर देखते थे तो सीड का जर्मिनेशन टेस्ट करते थे। तो एक पुरानी मेथड है, एक तरह का सबस्ट्रेटा का काम करता था। तो सैंड भी सबस्ट्रेटा के रूप में काम कर सकता है। जर्मिनेशन टेस्ट जब करते हैं तो कितने तरह, जब सीड जर्मिनेट हुआ, हमारे पास एक बार आप दिखाएंगे, तो सीड जर्मिनेट जब होगा तो देखिए जर्मिनेट होगा तो कई तरह के इसमें चीज दिखेंगे। देखिए कुछ में बहुत अच्छा जर्मिनेशन है, कुछ देखिए सीड ऐसे पड़े हुए हैं, किस में देखिए बहुत एक वीक सा जर्मिनेशन है, किस में बहुत हेल्दी जर्मिनेशन है। तो इस तरह से कह सकते हैं एक नॉर्मल सीडलिंग दिखेगी, एक नॉर्मल सीडलिंग दिखेगी, तीसरा क्या होगा, हार्ड, फ्रेश या डेड सीड दिखेगा। तो इस तरह के तीनों का जर्मिनेशन, नॉर्मल सीडलिंग जिसके सारे एसेंशियल पार्ट हो, नॉर्मल सीडलिंग का हमारे पास एक फोटो होगा हमारे पास। तो नॉर्मल सीडलिंग का मतलब जिसमें प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट में हाइपोकोटाइल हो, यहाँ पर इपीकोटाइल हो। ईपी मतलब एवो कोटिलीडन के ऊपर वाला हिस्सा, हाइपो मतलब कोटिलीडन बेलो नीचे वाला हिस्सा कोटिलीडन्स हो, प्राइमरी लीफ हो, टर्मिनल बर्ड्स हो। तो एक कह सकते हैं एक नॉर्मल सीडलिंग की पहचान है। अगर इसमें से कुछ ना हो, कोटिलीडन्स ही ना हो, जिसमें प्राइमरी रूट्स ही ना हो, तो उसको कह देते हैं कि अब नॉर्मल सीडलिंग। और शेष ऐसे हो सकता है हार्ड, फ्रेश, डेड सीड हो। तो तीनों को हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। और तीनों को काउंट करने के बाद जर्मिनेशन जब परसेंट निकालते हैं तो जर्मिनेशन परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल सीडलिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से दोस्तों हम जर्मिनेशन परसेंट निकाल लेते हैं। और जर्मिनेशन परसेंट एक एसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट है सीड मार्केटिंग करने के लिए। अब बात आती है फिजिकल डैमेज टेस्ट। और बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन एज स्टूडेंट आपको जानना चाहिए। मैकेनिकल डैमेज टेस्ट क्या है, इसमें फेरिक क्लोराइड का एक सोल्यूशन बनाते हैं और फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन में यदि सीड को आपने डाला तो अगर कोई भी सीड डैमेज है, उसका मैकेनिकल, उसके सीड कोट के ऊपर कोई मैकेनिकल डैमेज है, तो क्या होगा, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अपने लाट में कितनी मैकेनिकल डैमेज है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग द थ्रेशिंग, ड्यूरिंग एनी अदर प्रोसेस, इवन कई बार हार्वेस्टिंग में भी डैमेज होती है। तो अगर किस तरह का डैमेज है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द मैकेनिकल डैमेज परसेंटेज थ्रू फेरिक क्लोराइड टेस्ट।
अब आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो है वाइबिलिटी टेस्ट। अभी हम मैकेनिकल डैमेज टेस्ट की बात कर लिए। अब है वाइबिलिटी टेस्ट। वाइबिलिटी टेस्ट यानी सीड जिंदा है या नहीं है, इस क्योंकि अगर सीड जिंदा है तभी वो जर्मिनेट करेगा। इसको शॉर्ट में टेस्ट करने का क्या टूल्स है, इसको कहते हैं टीजे टेस्ट, टेट्राजोलियम टीजे। कई बार एग्जाम में पूछा था टीजे टेस्ट क्या है, टीजे टेस्ट से क्या टेस्ट करते हैं, तो टीजे टेस्ट से वाइबिलिटी टेस्ट करते हैं। टीजे मतलब टेट्राजोलियम क्लोराइड। अच्छा, इस थोड़ी सी इसके पीछे की फिलॉसफी बता दें। जो भी सीड है वो बाइबल है, तो बाइबल सीड है, तो बाइबल सीड में क्या होती है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाई जाती है जो बाइबल सीड होती है, जो बाइबल पार्ट होती है। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम टीजे टेट्राजोलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, वो बनाता फॉर्माजान बना देता है। और ये जो फॉर्माजान है ये रेडिश कलर का होता है। तो आप बात समझ गए, जब ही सीड बाइबल है तो हाइड्रोजिनेज होगा तो टीजे से रिएक्ट करके रेडिश कलर बनाएगा। अगर सीड बाइबल नहीं होगा, मरा होगा, तो कोई भी कलर डेवलप नहीं होगा। सीड का लिविंग टिश्यू यदि वीक होगा तो एबनॉर्मल कलर बनाएगा। इस तरह से आप वाइबिलिटी टेस्ट, टीजे टेस्ट से बता सकते हैं कि सीड वाइबल है या वीक वाइबल है या डेड टिश्यू है। सीड हेल्थ टेस्ट बहुत सरल में, सीड हेल्थ टेस्ट में खासतौर पर कर्नाल बंट का टेस्ट हम करते हैं। सीड हेल्थ टेस्ट, ये सीड हेल्थ टेस्ट काहे लिए यूज करते हैं, कर्नाल बंट जो व्हीट का डिजीज है, इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन में आप सीड को डालिए और यदि सीड कर्नाल बंट से इंफेक्टेड है तो क्या होगा, जेट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जेट ब्लैक कलर। तो आप सिंपली सीड हेल्थ टेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से कर्नाल बंट का टेस्ट कर सकते हैं यदि जेट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया तो। अब लास्ट जो बात करेंगे हम लोग वो करेंगे सीड बिगर की। देखिए, सीड बाइबल है, अच्छी बात है, लेकिन उसे बिगरस होना चाहिए। तो सीड यदि बिगरस है तो क्या होगा, गुड क्वालिटी ऑफ सीडलिंग बनाएगा, वो अच्छी तरीके से फील्ड में ग्रो करेगा, आगे सक्सीड करेगा और अच्छा यील्ड लेगा इन वाइड कंडीशन ऑफ फील्ड, डिफरेंट फील्ड कंडीशन में। तो दोस्तों, सीड का जिंदा होना इंपॉर्टेंट जितना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीड बिगरस है या नहीं। कई बार यदि वीक बिगर है खता है सीड या वीक सीड है तो जर्मिनेशन भी पुअर होगी और जब फील्ड स्तर पर वो जाएगा तो मोर्टिलिटी भी होगी। तो एक सीड का हेल्दी होने के साथ साथ, वाइबल होने के साथ साथ बिगरस होना चाहिए। ये रही सीड टेस्टिंग का पूरा कंसेप्ट। दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें।